अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। एक खास वीडियो है, एक छोटी सी वीडियो है, जबरदस्त वीडियो कर रही है। आज तक ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी नाजरीन, और एक मौलाना की तरफ से आते हुए तो बिल्कुल ही नहीं देखी। और ये मौलाना साहब कर क्या रहे हैं? एसओपीज पर अमल न करने की वजह से नमाजियों पर बरहम है और बरहमी का डांट पिलाई है ऐसी। मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया। मुझे नहीं पता ये कहाँ की वीडियो है, कब की वीडियो है, कौन मौलाना साहब है, लेकिन इनका अंदाज ये कल से चल रही है सोशल मीडिया पे हमारे। ये जरा सुने नाजरीन। गले मिलते हुए और खांसी नजले जुकाम वाले को नमाज में खड़े हुआ देखा। नमाज यहां से छोड़कर मस्जिद से उसको मैं बाहर निकालकर फिर नमाज पढ़ाऊंगा, वरना नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग एहतियात ही नहीं कर रहे हैं। इल्जाम हमें देते हैं, डॉक्टरों को देते हैं। डॉक्टर अपनी जान जो है ना उनकी अजाब में आई हुई है, मर रहे हैं डॉक्टर, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों ने खेल बनाया हुआ है कोरोना को। भाई ये कोरोना खत्म होने वाली चीज नहीं है। सुन्नत नफिल पढ़नी है, पीछे चले जाएं, जगह बदल लें, उसी जगह पर नमाज ना पढ़े दोबारा। ये एक काम तो ये करें, हाथ ना मिलाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हर कोई अपने पास रखे, बाहर से लगा कर आए। नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को उतारना है तो उतार ले, लेकिन नमाज से पहले या नमाज के बाद अगर आपस में सामने खड़े हुए बात करने हैं, बगैर मास्क के कोई बात नहीं करेगा। अगर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ बयान भी होगा, उसके नाम लेकर फिर सब तरीक किया जाएगा। इज्जत बहुत हो गई है। आप लोगों ने मुझे बेइज्जत कर करके तंग करके रख दिया है। अब नहीं, अब मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा दीन पर अमल कैसे होता है और ये हुकूमती अहकामात पर अमल कैसे होता है, ये हमें भी आता है कराना। और अगर अब मेरे खिलाफ किसी नमाजी या किसी ने भी कोई दरखास्त या कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैंने वकील से बात कर ली है। पूरे खानदान को इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लों को तड़पाऊंगा, कानून भी इस्तेमाल करूंगा और वजीफे पढ़कर उसकी नस्ल के लिए बद्दुआएं भी करूंगा। अल्लाह दोनों। अच्छा गुस्से में है, शदीद गुस्से में, लेकिन जिस तरह से जाने जा रही हैं और लोग जिस तरह से मजाक बनाया हुआ है, तो ये तो इन्होंने भाई ऑन द पॉइंट, मतलब इसके बाद तो पीरियड लग गया, फिर इसके बाद अब और कोई बात नहीं हो सकती। मौलाना साहब ने बीच में, अच्छा एक वीडियो पूरी आप देखे ना, हमने तो थोड़ा काट काट के आपको दिखाया क्योंकि हमने कम टाइम में इसको फिट करना था। एक दो जगहों पे कहा अबे। हाँ तो ये कराची के होंगे, कराची से ताल्लुक इनका मुझे लगता है। कराची वाले जब जज्बाती होते हैं ना तो फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर आप लोगों ने कराची वालों को जज्बाती नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। छेड़ना नहीं है। अगर किसी ने कराची वाले को जज्बाती किया तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन यही जो इनका अंदाज था वो इसी तरीके का था कि लोगों को समझ में अगर ना आए तो फिर वो ऐसे ही समझाएंगे। और उन्होंने दोनों तरीके बता दिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं कानूनी कार्रवाई और चारों जो भी करूंगा और वजीफे पढ़ के भी फिर जो है वो उन्हें बद्दुआएं भी करूंगा। बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुझसे में ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हमारी आवाम भी जो है वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करती है। अब ज़रा बात करते हैं हमारी आज की ख़ास मेहमान। रमज़ान में सहर व इफ्तार का वक्त तय होता है, लेकिन सियासत में सहर और इफ्तार का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता। किसी को अभी सहरी का इंतज़ार है, कोई इफ्तार के शुक्राने अदा कर चुका है, किसी को रोज़ा लग रहा है, कोई इफ्तार में ज़्यादा खा लेने में परेशान है। सियासी रोज़ा, अजीब से मामला चल रहे हैं सियासत के। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी। थैंक यू। आपसे हम थोड़ा सा कुछ रमज़ान की सियासत की बात करेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक जी। माइज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। माइज़ा, हम सियासत और रमज़ान दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। पहले तो ये बताइए कि रमज़ान में सियासत कैसी चल रही है इस वक्त तक? अभी आज भी मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मामला चल रहे हैं? हुकूमत जो है वो कोरोना तो कंट्रोल कर नहीं पा रही आप लोगों के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको रमज़ान मुबारक। और दूसरा मैं इसी पे ही आना चाह रही थी कि आवाम को ख़ुद अपनी एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज हुकूमत तो इसको सीरियसली नहीं ले रही। और आपको इंडिया का हाल नज़र आ रहा है। और इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह की हमारे मुल्क में पाई जाती है, उसी तरह की हुकूमत वहाँ पाई जाती है जो
जो ट्विटर पे आज तो उन्होंने एग्जाम्स भी नहीं, मैं ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है बेड्स चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, और उनको बंद किया जा रहा है या पकड़ा जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जो है सख्त उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें उस स्टेज तक नहीं पहुँचना चाहिए, तो इसलिए अब लोगों को खुद अपनी एहतियात करनी चाहिए, लोगों को घरों में रहना चाहिए, गैर ज़रूरी नहीं जाना चाहिए, और बच्चों को भी अंदर रहना चाहिए। लेकिन देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन को टाइम पे लेना और ऑक्सीजन की फराहम करना टाइम पे, और जो बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, ये सारा कुछ जो है हमारे पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत जो इंडिया से आ रहा है ना कोरोना, वो इट इज़ मोर डेंजरस। और फिर मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे जो सिख यात्री आए थे उनको भी टेस्ट नहीं किया गया, विच वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत की कारकर्दगी, इंडिया से आए थे और उन्होंने तो उसी कंपाउंड में ही रहना था, वो अदरवाइज पाकिस्तान में फैले नहीं है। किसी ना किसी तरह कॉन्टैक्ट जरूर हो जाता है अपने ही लोगों से, लेकिन ये कि हमारी तरफ से एहतियात होनी चाहिए थी। टेस्ट होने में क्या वो होना था। मैं ये समझती हूँ कि जो लोग हैं उन लोगों को तो मैं हर प्रोग्राम में भी मैसेज देती हूँ, और ट्विटर पे भी मैं रोज़ ही लिख रही होती हूँ कि मास्क ज़रूर पहने, और मास्क पहनने में कितना कोई मुश्किल काम तो नहीं, और सोशल डिस्टेंस रखना कितना मुश्किल काम है अगर आप घर से बाहर जाएं। लेकिन ये है कि आवाम को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत वक्त इररिस्पॉन्सिबल है। तो अच्छा, अब ये रमज़ान और सियासत और कोरोना, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं, तो आप लोग एज ए पॉलिटिशियन आपका किस तरह होता है रमज़ान? मतलब अब तो हल्के वल्के जो करते हैं सियासत, हल्कों की सियासत जो करते हैं, वो तो रमज़ान को बड़ा एक गोल्डन मोमेंट लेते हैं कि भाई वो हल्कों की इफ्तारियाँ होती हैं और बड़ी, अब इस दफ़ा तो वो नहीं है। देखिए, कोविड जो है, कोविड में द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के डायनामिक्स, वर्किंग आवर्स, जो लाइफ है वो चेंज हो गई है, एंड आई थिंक वील सी अनदर वर्ल्ड आफ्टर कोरोना। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें वो वाली एक्टिविटीज उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह सियासतदान करते हैं। जिस तरह अगर हल्कों पे जाना हो तो हमें गले मिलना पड़ता है, आजकल तो सेल्फीज का भी वो है, तो वो फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, फिर उनको एजुकेट करना पड़ता है कि नहीं अभी ये कोरोना है, सो यू विल हैव टू वेट। वो कहेंगे फिर कब मिलेंगे जब आप तस्वीर खिंचवाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। बट इलेक्शंस जारी हैं, बाई इलेक्शंस जारी हैं, PMLN जोरों शोर से जीत रही है। सो आई थिंक कि पॉलिटिक्स तो हमारी माशाल्लाह से सही जा रही है, लेकिन ये है कि हमें अब एक एग्जाम्पल बनना है, रोल मॉडल बनना है। एक तो मैं ये कहूँगी कि खुद मास्क चढ़ा के हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर हम जो ही लेक्चर दे रहे हैं तो वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। दूसरा जो है मैं ये समझती हूँ कि आवाम जो है उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा तो मरियम साहिबा ने किया कि वो कराची नहीं गई, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल जो उनकी कैंपेन जो थी उस हल्के की, उस पर शायद फ़र्क पड़ा हो, लेकिन ये कि वो एक अच्छा डिसीजन था, पॉजिटिव। नो डाउट जी, वो शी इज़ अ ग्रेट क्राउड पुलर, और उन्होंने बहुत से लोग उनका इंतज़ार भी कर रहे थे और ख्वाहिश भी कर रहे थे। आई सॉ अ लॉट ऑफ ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी लोगों की इंतज़ार था, उन्होंने रैली भी करनी थी, फिर भी लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था जो उनका, कि वो नहीं गई। मतलब ऑन द अदर हैंड आप मोदी की हुकूमत में देखें ना, इलेक्शंस में उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा SOPs का, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अब लोग जो है सड़कों पे मक्खियों की तरह जो है वो गिर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ हमें अपने नेबर कंट्री से सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़ जो PMLN के साथ हुई, वो एक तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं अरेस्ट हो गए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की बेल हो रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कभी कोई अंदर जा रहा है, कभी कोई बाहर जा रहा है। असल में मामला हो क्या रहा है? देखिए, मैं बार बार यही कहूँगी कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और वो भी एन के लोगों के खिलाफ ही जारी हैं। और शहबाज साहब जो हैं वो भी 6-7 महीने गुजार के आए हैं, और कोरोना सारा भी उनका जेल में गुजरा है, नैब की कस्टडी में गुजरा है। मैं समझती हूँ कि अगर हुकूमत जो है उनको ऑन बोर्ड ले लेती, या अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लेती रिगार्डिंग कोरोना, उनका जो एक्सपीरियंस है डेंगू को हैंडल करने का, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। और जो NCOC है
उसने एक तो लेट प्रिकॉर्मेंट की वैक्सीनेशन की, दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का होता है कि डेडलाइन पे हर कोई पूरा है। दूसरी बात ये है कि वो इंश्योर करते हैं कि हर कोई, मतलब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहीं आपको बैठे हुए नहीं नजर आते, वो हर जगह आपको नजर आते हैं, वहाँ पे देख रहे होते हैं, एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं कि ये वैक्सीनेशन लग रही है, क्या ये जाया नहीं हो रही, क्या कोई इस पे खुद बुर्द नहीं कर रहा। तो ये काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मायजा हमीद साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा ही है कि इसके ऊपर ये वेलकम बैक एक्साइटमेंट हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, अच्छा, मैं इस मामले में जरा एक्सपीरियंस और एक्टिव भी हूँ माशाल्लाह से। मोहब्बत के बाद का मरहला होता है शादी का, और पसंद की जो शादी का मामला होता है उसके अंदर अक्सर और बेशतर मसाइल आ जाते हैं। कुछ वालिदैन जो है अपने बच्चों के बारे में बड़े हसास हो जाते हैं, फिर शादी के बाद अगर कोई मसाइल जन्म लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी तुम्हारी अपनी मर्जी थी, ये तो आप खुद ही भुगते हैं। तो अब हमने जो कुछ दिन पहले बात की थी मोहब्बत के हवाले से बात की थी, अब हमने बात करनी है कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से दीन इस्लाम क्या रहनुमाई फराहम करता है। और इस पर हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब। फ़ोन लाइंस भी हम आपके लिए खोल देते हैं, आपके भी सवालात हैं तो वो भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। देखिए 3-4 सवाल बुनियादी हैं मेरे, तो चलिए शुरू हो जाए, मैं सुनूंगी, मैं रहनुमाई हासिल करूंगी। देखिए एक तो हम जो पिछली गुज़िश्ता से व्यवस्था वाली बात को कंटिन्यू हम कर लें थोड़ा सा, कि हमने बात की थी मोहब्बत, तो ये तो तय हो गया था कि इस्लाम मोहब्बत की शादी की इजाज़त देता है, उसमें कोई कबाहत नहीं। मोहब्बत करनी कैसे है उसके तरीक़ेकार हैं, गुफ्तगू करनी कैसे है, क्या तरीका, ये सारी चीज़ें हमने वाज़े कर दी थी। लेकिन वो करनी कहाँ है ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर आपने दो अलग अलग दुनियाएं बना दी हैं कि ना तुमने कोई एजुकेशन में जाना है, ना तुमने जो है वो अपने किसी खवातीन से कजन्स और इनसे इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस मसले को ज़रा हल कीजिए कि इंटरेक्ट करें कहाँ, मोहब्बत करने के लिए जगह कौन सी है। ठीक है, अच्छा कैसे इंटरेक्ट करें, ठीक है, बिस्मिल्लाह असल में, और या फिर ये खुराफात है, ये तो मोबाइल की, फिर अदरवाइज फिर ये रास्ता है। देखिए दो यानी मोहब्बत को इख्तियार करने के दो तरीके हैं ना। एक तो ये कि इंसान को मोहब्बत हो रही है गैर इख्तियारी तौर पे, और एक है जो इख्तियारी तौर पे होती है। मोहब्बत दोनों तरीके से होती है, बिल्कुल ठीक। जो गैर इख्तियारी है ना वो बस हो जाती है, यानी इंसान कहीं पे गया, किसी से इंटरेक्शन हुआ, किसी से मिला, फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली, कहीं पे भी आपकी सिचुएशन लाइफ प्रेजेंट कर सकती है। इसमें आप मोहब्बत की तलाश में नहीं थे, ठीक है, आप ढूंढ नहीं रहे थे, कहीं पे आप गए, हो गई, और आपने ऑब्जर्व किया किसी को, आपको उनका किरदार, अखलाक, पर्सनैलिटी जो भी पसंद आया, और आपने कहा भाई मैं यहाँ पे प्रपोजल भिजवाना चाहता हूँ। और ये देखिए कि हमारे दीन के अंदर अम्मा खदीजा जो है रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ प्रपोजल भिजवाया, लेकिन कितने डिग्निफाइड तरीके से भिजवाया। तो ये बात ना बहुत अहम है कि किस शराफत के साथ अपनी एक फ्रेंड के जरिए प्रपोजल भिजवाया कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, उनसे पता कर लीजिए अगर वो भी इंटरेस्टेड औरत भी भिजवा सकती है, ये भी बात साबित होगी। हमारे माशरे में कुछ टैबूज है, हम लोग कुछ चीज़ों को ना हमने अपने ऊपर हराम किए हुए, वो हराम है नहीं, तो हम लोग अक्सर औकात ना कुछ चीज़ों को ज़्यादा हैवी ले जाते हैं। तो पहली बात ये कि उसका एक डिग्निफाइड मैनर होता है, जो कि इंसान प्लान नहीं कर रहा था लेकिन एक्चुअली कुछ हो गया, आपने चीज़ वहाँ भिजवा दी। एक होता है वो मोहब्बत जो कि इख्तियारी तौर पर इंसान करता है। मिसाल के तौर पर हमें ये कहा गया कि अगर आपका कहीं पे नज़र जाती है और आपका दिल मचलता है या आपके दिल में कोई डिज़ायर पैदा होता है, तो हमें हुक्म नजरें नीचे करने का दिया गया है। अब ये नहीं कि इंसान उसको परसू करे, उसको जो है ना वो देखना शुरू हो जाए, फिर उसको फॉलो करे, फिर नंबर फेंक के आए, फिर उसको व्हाट्सएप का कहे, फिर कहे जी मुझे ऐड कर लो, फिर वो कहे जी आपको सारी ट्रिक्स का पता है। सर मैं भी यानी एक दौर से गुजर के यहाँ पे आया हूँ, तो यानी वो जो कहता है ना यू वांट मेक फ्रेंडशिप विद मी, वो वाला काम शुरू हो जाए। तो असल में ना हमें कहा गया कि जहाँ पे आपको अगर कहीं पे इंटरेस्ट भी है तो आप एक नजर को दूसरी से परसू ना करें, नजरों को झुकाएं। तो जब इंसान अपने आप को इख्तियारी तौर पे करवाता है ना, वो ये करता है कि किसी लड़की का पीछा शुरू कर दिया उसने, अब वो सुबह शाम दिन रात उसको देख रहा है, अब उसको, और फिर ये मोहब्बत उसको हो जाती है, वो अपने आप को जबरन करवाता है मोहब्बत, हालांकि उसको भी नहीं। एक जो मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा था फैमिलीज के अंदर, खाला, मामू, चचा, ताया, फूफे, ये सब जो सारे रिश्तेदार हैं, ये सब रिश्तेदार जो हैं वो इनके घरों में लड़के लड़कियां सब होते हैं, कजन्स होते हैं आपस में, इन लोगों की इंटरेक्शन पर दीन ने कोई ममानियत तो नहीं लगाई? इंटरेक्शन हो लेकिन तमीज से हो, बस इतनी सी मैं बात, मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये नहीं कि बिल्कुल हराम नहीं कर दिया, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपका उनका ख्याल रखें, बिल्कुल उनसे पूछें, उनके साथ सलाम दुआ है। आयत भी है ना कि उनके घरों पे जाकर खाना, ये देखिए सिला रहमी जो है ना, सिला रहमी जो है ये दीन आपको बताता है। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि जो असल में बुनियादी चीज़ है ना, वो हम जो शादी का मकसद है उसको हम भूल जाते हैं। देखिए हस्बैंड वाइफ जो है ना, उन्होंने एक
पूरे खानदान को जन्म देना होता है, ठीक है। तो जब लोग ये बात करते हैं कि जी हम बच्चों की तरबियत कैसे करें, तो उसमें पहला स्टेप होता है अच्छे स्पाउस का इंतखाब करना, ठीक है। आप अगर खातून है तो आप ये इंतखाब करें कि भाई जो जिससे मैंने शादी करनी है, कल को ये मेरे बच्चों का बाप होगा, क्या ये उस जिम्मेवारी के ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता। इसी तरह से लड़का भी जब एक लड़की का इंतखाब कर रहा है तो वो समझता है कि भाई ये लड़की जो है क्या ये मेरी नस्लों के लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी। तो ये असल बुनियादी पॉइंट ये विद द पीरियड ऑफ टाइम, जब जैसे फॉर एग्जांपल हम कजन्स के सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो वो आपस में देखेंगे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ ये वाला जो है ना ये मुनासिब शख्स साबित होगा। सही। देखिए इसमें अब एक बड़ा अहम पहलू है जिस पे मैं नजर डालना चाहूंगा। वो एक पहलू ये है कि एक है आपकी चाहत, एक है आपके माँ बाप की चाहत। अच्छा, दोनों की चाहतों का मैं लिहाज करता हूँ और मैं समझता हूँ कि दोनों की चाहतें मुकद्दम है हमारे लिए। देखिए एक लड़का या एक लड़की अगर कोई किसी को पसंद करता है तो जाहिर बात है आपने जिंदगी गुजारनी है उनके साथ। एक को चाहिए फूफो की बेटी और दूसरे को करनी है खाला की बेटी। ये अब मामला है और दोनों बड़ी अच्छी है, फैमिली में बच्चियां देखी तो और जो शख्स जिन्हें शादी करनी है वो कोई और है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना आप। ट्रायंगल बन गया। अच्छा देखिए असल में जो लड़के लड़की की चाहत है ये जरूरी है, मतलब ये लड़की की शादी बगैर उसकी मर्जी की नहीं हो सकती। तो मैं ये कहता हूँ कि लड़के लड़कियां जो हैं वो अपनी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स उनके पास होनी चाहिए कि जी मैं जिसे शादी करना चाहता हूँ उसमें कम से कम ये बेयर मिनिमम क्वालिटीज होनी चाहिए और कुछ क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर एक खातून है, वो एक लड़की जो है वो बहुत बेचारी तबीयत में ना बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, बड़ी नरम दिल है, वो कहती है भाई मेरा अगर शोहर गुस्से का तेज होगा ना तो शायद मेरे लिए बर्दाश्त नहीं होगा, तो प्लीज बाकी चलो फुप्पो का बेटा हो, खाला का हो या अब्बा जान के बेस्ट फ्रेंड का बेटा हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे कोई सख्त तबीयत का नहीं चाहिए, हाँ नेचर सॉफ्ट हो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। या फिर फॉर एग्जांपल कोई और उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस ट्रायंगल में फाइनल डिसीजन अथॉरिटी अल्लाह ताला ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पर रखी है ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कौन है जी हमारे साथ? याया साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा और दिलचस्प सवाल है और काफी चीजें सीखने को आपके प्रोग्राम से मिलती हैं। देखिए मेरी नजर में मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हाँ फ्लर्ट करना गलत बात है। अगर आप मोहब्बत एक से करते हैं तो वो करें, ठीक है, लेकिन इसका बहुत अच्छी बात इन्होंने की तरीकेकार है इख्तियार करना, ये हमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें ट्रेनिंग बच्चों की करनी चाहिए, एज अ फादर आई कैन से दैट कि हमें बच्चों को चाहे लड़का हो या लड़की उसको बावर कराना चाहिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ ड्रीम। मोहब्बत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबरदस्त बात की है। आपने मोहब्बत की शादी की, को देखते हैं, दौलत को देखते हुए आप शादी ना करें, आप एक प्लानिंग करें, सोचें। तो मेरा मुफ्ती ये राजा साहब से सवाल ये, राजा साहब हम अपने बच्चे को अपनी बच्ची को किस तरह बताएंगे कि अपना इंतखाब किस तरह करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एक सवाल तो ये लाहौर से आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आफ्ताब साहब क्या सवाल करेंगे? जी मैं अपना मौलाना साहब से मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने बड़े बेटे की ना एंगेजमेंट की है अपनी बहन के घर। ओके। बहुत खुशी से दोनों पार्टियों ने किया। अब एक साल गुजरा, मेरा बेटा कहता है मैंने उधर शादी नहीं करवानी। अच्छा ओके ठीक है। अब मैं अब वजह है इसकी कोई या कोई वजह नहीं है फिलहाल? नहीं करना चाहता लड़का, कहता है कि नहीं शादी हो गई, हम जुदा हो जाएंगे। बातचीत हुई हुई है जी। क्या कहता है लड़का? लड़का कहता है मैंने कहीं और शादी करवानी है, अपनी पसंद की पापा करनी, अपनी पसंद की करना चाह रहा है। ठीक है आफ्ताब साहब, पहले वो राजी था? हाँ जी पहले राजी था, पहले राजी था, अब जो है वो दिल बदल गया। चलिए इसमें भी आते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल हमने पहला वाला सवाल जो हमारे पास आया ना कि इंतखाब कैसे करें, हम अपने बच्चों को किस तरह से बताएं कि इंतखाब करने में क्यों। अच्छा अब इधर मुझे वो कुरान की एक आयत याद आ रही है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और नेक औरतों के लिए नेक मर्दों के जोड़े हमने बना दिए। तो अब जब जोड़े आसमानों पे बन गए हैं तो हम यहाँ पर किस तरह ये मेक श्योर कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये दिस इज द राइट जोड़ा फॉर मी, यही बना हुआ है ऊपर जो आया है, ये कैसे पता चलेगा? ये जो कुरान की आयत है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे यानी मतलब ये इसका ये मतलब है कि बेसिकली आप जहाँ पे लाइक लोग हैं ना वो लाइक को अट्रैक्ट कराते हैं। अब मेरी मिसाल के तौर पे हर शख्स अपने नजर में अच्छा और नेक इंसान है, लेकिन जिस तरह की आपकी तबीयत होगी ना आप उसी तरह का बंदा चाह रहे होगे ना। आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप अगर बहुत माशाल्लाह दीनदार हैं तो आप जी मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो बिल्कुल लादीन हो, ठीक है, या लड़की जो है वो बहुत दीनदार है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बिल्कुल ही दीन से दूर हो और अल्लाह का बागी हो। जाहिर बात है हर बंदा अपने हिसाब से देखता है, तो वो तो एक नेचुरल बात है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नेचर के खिलाफ शादी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस तरह हजरत आसिया हैं वो उनका मकाम, उनकी फिरौन से शादी हुई, अब उनका क्या मुकाबला करेंगे आप? तो एक जो है वो जन्नत की औरतों में इसकी सरदार है, एक जो है वो सबसे ज्यादा अल्लाह की लानत बरसी है उसके ऊपर। तो ये कभी कभार हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। द पॉइंट इज जो सवाल किया था भाई ने कि असल में हम इंतखाब कैसे करें, हम कैसे बच्चों को कैसे सिखाएं। देखिए उसके लिए ना शुरू से आपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी होती है कि बच्चों को पता हो कि
मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि देखिए हमने दुनिया की ज़िंदगी को गुजारना है, हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं। देखिए हर बच्चा या बच्ची ये चाहता है कि मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर हो। यस, हम चाहते हैं ना कि मेरा भी, और वो जो हम कहानियों के एंड में पढ़ते थे, और इसी तरह वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करते रहे। ये तो जुमला पढ़ के दिल में ठंड पड़ जाती थी कि चलो शुक्र है अल्लाह का कि एक तो लोग कपल जो है वो जिंदगी हंसी खुशी जो है बसर कर रहा है। तो उस एतबार से मैं समझता हूँ अगर आप चाहते हैं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर आपका भी हो, यकीन जानिए ये हैप्पीली एवर आफ्टर तब होगा जब आप और आपकी बीवी, आप और आपका शोहर दोनों मिलकर जन्नत में दाखिल होंगे। बिल्कुल सही। ये वाहिद तरीका है हैप्पीली एवर आफ्टर का, वरना बहुत सैडली एवर आफ्टर होगा। जो जन्नत में दाखिल होने में ऐसा मदद करे। जो आप उसको हेल्प करो, वो आपको हेल्प करे। और मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, और आई थिंक इसमें ये मामला समझ आ जाता है। आपने फरमाया कि अल्लाह की रहमतें हों उस शौहर पर जो सुबह उठता है नमाज के लिए और अपनी बीवी के ऊपर, बीवी को भी उठाता है, और अगर बीवी नहीं उठती तो उस पर वो पानी के छींटे छिड़कता है कि वो उठ जाए। और अल्लाह की रहमतें हों उस बीवी पर जो सुबह नमाज के लिए उठती है और अपने शौहर को उठाती है, और अगर वो ना उठे तो उस पर पानी के छींटे जो ना बसाती है। अब बस ये इतनी हदीस है, लेकिन देखिए इसमें मैसेज कितना प्यारा है कि हस्बैंड अगर सुबह उठ रहा है तो वो ये नहीं कहता कि भाई मैं नमाज पढ़ूंगा तू सोती रहे, मुझे अल्लाह ताला ने हुर्रियत दे देनी है, ठीक है ना, तू इधर ही रहा तो ठीक है। और बीवी भी ये नहीं सोचती कि भाई मैंने जन्नत में जाना है, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ हो। कि ये जो रिश्ता हमारा, ये जो हमारी प्यार और मोहब्बत की कहानी इस दुनिया में शुरू हुई है ना, ये जन्नत में जब पहुंचेगी ना सर, तो ये असल हैप्पीली एवर आफ्टर है। तो ये इसकी तरफ लेके जाना मामला था। अब दूसरी कॉलर जो थे आफ्ताब साहब लाहौर से, बेटे की मंगनी या जो भी रिश्ता था तय हुआ वो बहन की बेटी के साथ, अब उसका दिल कहीं और है, वो कहता है मैंने इधर शादी नहीं करनी। अब इस मामले में क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। पेरेंट्स में और बच्चों में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला जो आज है वो है कि हमारे बीच में एक ह्यूज कम्युनिकेशन गैप है। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को अपनी डिमांड बताने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है अब्बा जान से जूते पड़ेंगे, अम्मी ने मारना है पकड़ के। मैंने अगर ये जिक्र भी कर दिया ना, हाँ चलें, मैं बता रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन, एक तो ये कि बच्चे यानी अब आप उनको इतना फ्रीडम दें कि वो आपके पास आके बता सकें कि अब्बू अगर मेरे लिए अगर आपने कुछ देखनी है ना, या तो कम से कम ये 3-4 क्वालिटीज देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी नेचर कुछ डिफरेंट है। या माँ बाप जो है वो बच्चों से कहें कि भाई तुमने अगर और माँ बाप भी बच्चों से कम्युनिकेट करें, बच्चे भी करें। देखिए अक्सर में हम क्या करते हैं, हम लोग की एक आदत है, जिस तरह अभी आपने बड़ा खूबसूरत सा चश्मा पहना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बच्चा आता है ना, वो कहता है अब्बू मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम अपनी एन के उतार कहते हैं बेटा ये पहनो तुम, तो कहते हैं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहते हैं अब्बू अभी भी नहीं आ रहा, कहते हैं क्यों नजर नहीं आ रहा, मैं पिछले 20 साल से पहन रहा हूँ, मुझे सही नजर आ रहा है, तुझे क्यों नजर नहीं आ रहा। बच्चा कहता है अब्बू खुदा की कसम मुझे नजर नहीं आ रहा। अब वो मारते हैं थप्पड़ों के सर पे कि क्यों तुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर। तो बात यह कि आपका प्रवास है दोनों की इस एक फिजा में, करगज का जौहर शाही का जौहर, दोनों का एज ग्रुप देखें, आप कल्चर देखें। तो जब आप कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो बच्चा अपनी भी बात बता सकेगा कि अब्बू मैं ये सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि वो भी कोई शैतान तो नहीं है, वो भी आप ही का बच्चा है ना। और दूसरी तरफ आपकी जो डिमांड्स है मैं वो भी समझ रहा हूँ, तो दोनों को एक पेज पे आना होगा। तो अब इसमें इस केस में क्या होगा? मतलब वो एक बच्ची अगर बैठी हुई है ये सोच के कि ये मेरा शौहर है, और होने वाला शौहर ये इनकार कर रहा है कि अब मैंने इससे शादी नहीं करनी, तो क्या इसमें कोई गुनाह का पहलू या कुछ ऐसा तो नहीं है? जो पेरेंट्स कभी कभी गिल्टी हो जाते हैं कि मेरी तो बहन की बेटी बैठी रही है 2 साल और अब मैं उसको कहूँ कि अब तू किसी और से उसकी करा दे, तो वो एक गिल्टी यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्योंकि हमें पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, हमें एक फोन कॉल की बेसिस पे हम फतवा नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर वो लड़का मर्जी से गया था और अभी आपको लगता है कि वो आर्जी तौर पे डगमगाया हुआ है, तो फिर तो अगर और उसका इंटरेस्ट था, मतलब था, और ऐसी चीज़ नहीं कि जो यानी ख़त्म हो गया और अब वापस नहीं आ सकता। अगर तो वो लगता है कि वो चीज़ उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं उस डैमेज को, तो रिपेयर करके वहाँ शादी कर देनी चाहिए। उसको भी मना लें, थोड़ा आप मान जाए, थोड़ा वो मान जाए, बात हो जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ऑफ हो गया इसका, और क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना कि किस हद तक उसको फोर्स किया गया है, किस हद तक उसकी मर्जी थी, हो सकता है उसकी मर्जी 10% हो, 90% पेरेंट्स के दबाव में आ गया हो, या 20% हो। तो अगर उसका वाकई में दिल नहीं है, तो अब आप उसकी जबरन शादी करवा के अगली को खराब क्यों कर रहे हैं? ये जो थोड़ी सी पेन से गुजरेगी ना कि चलो वो शादी होना था नहीं हुई, तो वो सारी जिंदगी की अजियत से बच जाएगी, इस एतबार से कि जहां पे आपने उसको जोड़ तो दिया, एल्फी लगा के आपने दोनों को जोड़ दिया, लेकिन अब वो आगे जाके बेचारे जिस मुसीबत से गुजरेंगे सारी उम्र बर्बाद होगी। और फिर क्या वो बेहतर है कि वो डिवोर्स लेके वापस बिल्कुल खत्म करना है, आखिरी वक्त पर आ गए हैं। वो वाला सवाल रह गया था कि माँ की एक पसंद, बाप की एक पसंद और औलाद की एक पसंद, इस ट्रायंगल के अंदर फाइनल डिसीजन मेकिंग अल्लाह ताला ने किसको दी है? देखिए फाइनल डिसीजन मेकिंग सारों का फैसला मिलकर होना चाहिए। कहीं पे भी ये भी हराम है कि माँ बाप बच्चों की मर्जी के बगैर शादी करें। आप बच्चों की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मिलती है। और ये भी गलत है कि बच्चा कहे जी माँ बाप का जो फैसला है वो मैं बिल्कुल उसका केयर नहीं करता, मैं भाग के शादी कर रहा हूँ, ये भी गलत है। मेकिंग में नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, तो फाइनल अथॉरिटी किसके? जहाँ पे हमारे घर के बड़े हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो
बेहतर फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों की राय को जरूर लें, बगैर राय के फैसला ना करें। फिर आपने ये जवाब जो है वो अभी गोल कर दिया है। देखिए राजा साहब, क्योंकि ना असल में आप ना जिस पे हम कहें भाई आखिरी तो फैसला देखिए, वैसे तो अगर आप अगर दीन के एतबार से बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा। अल्लाह ताला ने घर का जो कवाम बनाया वो बाप को बनाया। बाप जो है वो घर में फाइनल अथॉरिटी होता है जो कि फैसला करता है। देखिए बच्चों की जो है रजामंदी पूछी जाती है, सब कुछ होता है, एट द एंड बाप एंड में डिसाइड करता है। लेकिन याद रखें, लेकिन बेटा शादी अगर साइन तो उसने करने कबूल है तो उसने कहना है, वो कहेगा मैं लेकिन अगर वो गलत करेगा ना, कम्युनिकेशन, हाँ देखिए अगर वो गलत करेगा तो फिर सारा का सारा जो ब्लेम है और गुनाह जो गार जो है वो फिर बाप बनेगा उसका, तो इसीलिए रिस्पांसिबिलिटी है। तो वैसे जनरली ये है ना कि भाई जिसकी शादी है उसका असल सेल होना चाहिए, उसकी मर्जी के बगैर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसने पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो हमारी जो है ना कोशिश होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन अच्छा रहे तो फैसले भी अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आयशा हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, उनकी तरफ हमें जाना है, लेकिन आयशा से पहले एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन, आपको लेकर चलते हैं कराची की तरफ। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बिल्कुल देर नहीं करूंगी, मैं तो बिल्कुल और मैं भी बिल्कुल ठीक मजे में हूँ। शुरू करें। और बहुत अच्छे रमजान जा रहे हैं, बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं, तो आज मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी और रेसिपी शेयर करूंगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कोरियन फ्राइड चिकन, जो कोई बहुत ही फेमस है वहाँ की। और इसे बनाने के लिए आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, इसका सॉस भी बनाएंगे और किस तरह से बनाना है वो भी आपको बताते हैं। जी, यहाँ पे मैंने चिकन ली है, वैसे मैंने इसे कट्स है, अच्छा स्किन वाली, पहले मैं बता दूं स्किन वाली होती है चिकन, लेकिन इसे बटरफ्लाई कट्स में लिया जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इस तरह के बड़े बड़े कट्स करवा लिए इसके। तो हम इसको इस तरह से लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी कोट जो हम करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है बटर मिल्क तैयार करना है। तो यहाँ हम 1 कप दही शामिल कर रहे हैं और उसी में हम शामिल करेंगे मिल्क, और मिल्क में मैंने थोड़ा सा सिरका मिलाया है क्योंकि थोड़ी देर से चाहिए होता है, तो आप सिरका डाल के आधे घंटे के लिए रख दें, फिर इसका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। इसी में हम अंडा भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम कोट करेंगे तो फिर बहुत अच्छी सी कोटिंग होगी, और इसमें जितना मैदे की कोटिंग करेंगे, ब्रेड क्रम्स की करेंगे तो बहुत अच्छा सा तैयार होगा। इसमें ही थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे, और बाकी जो यहाँ मेरे पास रखा है मैदा, ये भर के मेरे पास 2 कप है, इसमें हम 1 कप कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे क्योंकि हमें जो कोट चाहिए वो क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद हम जो सॉस डालेंगे तो उससे नरम ना हो, तो कॉर्नफ्लावर शामिल कर देते हैं। साथ हम इसमें सॉल्ट शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। साथ इसमें जाएगा, यहाँ पे मेरे पास रखा है पेपरिका पाउडर, ये शामिल कर देते हैं। कुटी काली मिर्च शामिल कर देते हैं यानी कि ब्लैक पेपर, और साथ ही इसमें जाएगा चिकन पाउडर जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। सिंपल रेसिपी है, इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारे पास जो चिकन रखी है इसे इसमें कोट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 3 लेयर्स हैं इसमें, यहाँ ब्रेड क्रम्स भी हैं, बटर मिल्क भी है, और ये ड्राई वाला जो आमेज़ा हमने तैयार किया है मैदा और कॉर्नफ्लावर का, ये भी है। चिकन का पीस लेंगे पहले हम इस तरह से, इसे ड्राई में हम इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्के हल्के से, फिर से हम करेंगे कोट जो हमने बटर मिल्क तैयार किया था उसके अंदर इस तरह से। फिर हम इसे क्या करेंगे, दोबारा मैदे में कोट करेंगे, ठीक है, और फिर दोबारा बटर मिल्क में से कोट करेंगे, और अब हम इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह, और इसे हम करेंगे कोट। इसमें थोड़ा सा एहतियात से करेंगे क्योंकि मेरे हाथ गीले हैं तो सारा ब्रेड क्रम्स मेरे हाथ पे आ जाएगा। बस इस तरह से हल्का सा कोट करके इसे थोड़ी देर हम रख देंगे, और सारे पीसेस इसी तरह तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे डालडा कलौंजी कलौना ऑयल में। सारे पीसेस को दोबारा अगेन ड्राई मैदा कॉर्नफ्लावर का जो हमने तैयार किया था, फिर बटर मिल्क जो हमने तैयार किया है उसमें, और इसी से इसका फ्लेवर आएगा। फिर ड्राई इसमें हम एक दफ़ा और कोट करेंगे, हल्के हल्के से प्रेस भी करना है ताकि इसकी जो हम क्रिस्प करने के लिए जो इसकी लेयर है वो चिपकी रहे, उतरे ना। फिर अगला स्टेप क्या है इसका, अगले स्टेप पर आ जाए। हम इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है, सारी आग जला लें और इसका सॉस बना लेते हैं। तेल गरम हो जाए, बनाना बता देती हूँ मैं आपको। जी वो भी करती हूँ, और साथ ना सॉस भी बना लेती हूँ मैं, अगर टाइम है अभी कि आपको ब्रेक पे जाना है। नहीं आप बस जल्दी सॉस कर लें और आग जला लें तो हम फिर इसको फ्राई होते हुए भी देख लेंगे। ये आग, हाँ जी हमने जला ली है, और यहाँ हम डाल रहे हैं डालडा कलौंजी कलौना ऑयल, और इसमें हम करेंगे इसे डीप फ्राई।
मीडियम हीट पे करेंगे। ज़्यादा हाई हीट करेंगे तो अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी, अगर लो हीट पे करेंगे तो जो ऊपर इसके कोट है वो नरम हो जाएगा। तो ये हो रहा है गरम। यहाँ पे आ जाते हैं इसका सॉस बनाने के लिए। सॉस इसका बहुत अहम है क्योंकि बहुत अलग है, और तो उसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 खाने के चम्मच डालडा कलौंजी ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे, और फिर साथ हम इसमें क्या शामिल कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ मेरे पास ऑरेंज जूस रखा है, हम वो शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने ऑरेंज जूस लिया है, फ्रेश हो तो फिर और अच्छा होगा। हॉट चिली सॉस जाएगा इसमें, और इसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पे रेड पेपर। खट्टा मीठा सा सॉस तैयार होगा। इसमें हनी भी जा रहा है और इसमें केचप भी जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे जी, खट्टा मीठा सा ये टेस्ट होगा क्योंकि ऑरेंज जूस जो हमने शामिल किया है उससे भी खटास आएगी। और ये केचप है मेरे पास, यहाँ पे हम 4 खाने के चम्मच केचप इसमें शामिल कर देते हैं। साथ इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी ताकि हम जो सॉस बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा सॉल्टी सा टेस्ट आए। बस ये हो गया हमारा सब कुछ तैयार, और इसे थोड़ा सा हम कुक करेंगे, अच्छा सा ये गाढ़ा हो जाए। अगर कि ये गाढ़ा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर को भी घोल के शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम केचप का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा कुक होगा और ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा गाढ़ा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, और जो हमने कोट की हुई चिकन है हम इसे रखेंगे फ्राई करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीसेस तैयार होंगे, और इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे क्योंकि चिकन अंदर से कच्ची है। कितनी देर में हो जाता है ये? कैसी लग रही है आज की रेसिपी आप लोगों को, या मैं जो भी डेली बना रही हूँ वो कैसी लग रही है? और कोई फरमाइश नहीं है, उस पर यकीन कर लेते हैं ना। सही, तो यकीन कर लिया करें, तो थोड़ी सी सर्चिंग भी कर लिया करें ना कि आयशा सही बोल रही है झूठ बोल रही है। नहीं आयशा बिल्कुल तो जो हम यकीन कर लेते हैं। क्वालिफाइड है भाई, मेरिट पे आई हुई है और क्वालिफाइड है, उसमें हमें कोई शक नहीं है कि आपने किसी को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके सिफारिश कराई होगी, ऐसा कुछ नहीं है आयशा। चलो ठीक है आयशा, अब ये इसमें और कुछ हमने करना है इस कोरियन चिकन में, या बन गई है दैट्स इट? नहीं, बस इसे फ्राइड करना है। फिर हमारी ड्रिंक है, टैंग के साथ हम एक ड्रिंक बनाएंगे। ड्रिंक तो हम ब्रेक के बाद बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ लेमन ड्रिंक हम ब्रेक के बाद बनाते हैं। लेमन पेपर ड्रिंक है उसके। और ये कितनी देर में फ्राई हो जाती है वैसे, मतलब पक जाती है और गल जाती है? इसे हार्डली कम से कम ना 6 से 7 मिनट तो चाहिए होते हैं क्योंकि चिकन अंदर से बिल्कुल गली कच्ची है, तो उसे गलने में टाइम लगेगा। कोट जो है वो जल्दी इसका ब्राउन हो जाता है, तो उसके लिए कोशिश करें जी मीडियम। ये जो चिकन है ये जैसे ही फ्राई हुई और आपने उस सॉस के साथ सर्व कर दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें? सॉस ऊपर से डालेंगे? बिल्कुल, ये कंप्लीट हो जाएगी आज जी। सॉस ऊपर से डालूंगी, इसके कोट करना है बस। ऊपर से डालने के अलावा कोई तरीका हो सकता है? बाद हम इसे सर्व करेंगे। नहीं है बस ऊपर से डालने के अलावा साइड पे रख सकते हैं इसे। आप सॉस के अंदर का आपको बहुत ही सॉसी पसंद है तो आप यही फ्राई करें और सॉस में से शामिल कर दें और थोड़ा सा कुक करें और फिर निकाल लें। बस इतना करेगा कि इसकी कोड ना उतरे, कोडिंग जो होती है ना। हाँ ठीक है, चले हम एक काम करते हैं, वक्फा लेते हैं जब तक ये आप तैयार कर लीजिए, और फिर हम वक्फे के बाद आते हैं तो ड्रिंक की तरफ चलते हैं। नाजरीन मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। जी आयशा, कहाँ तक हमारी डिश पहुंची है कोरियन चिकन की? जी ये आप देख सकते हैं चिकन फ्राइड होके निकल रही है और इतनी क्रिस्पी है, इतनी अच्छी प्यारे कलर का आया है। आपने आप इसे भी बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं। नई कलर आया है, मैं कह रही हूँ। आपने कहा, आपने ये नहीं कहा, आप अब देखे डिसऑनेस्टी कर रही है रमजान में। आपने कहा देखे इतनी क्रिस्पी चिकन है। ये तो बन गया। अब आखिरी मिनट है हमारे पास और ड्रिंक आपने बतानी है। जी ड्रिंक भी बताती हूँ, और इसे जा रही हूँ मैं यहाँ पे सॉस, इसका सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। वैसे भी मैं बताई थी, अगर आप चाहें तो ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं। क्रिस्पी जो एक है ना मशहूर चेन, उसकी बिल्कुल वो भूल जाएंगे बच्चे और ये वाली पसंद करेंगे घर में ही। और ये सॉस देखिए मेरे पास गाढ़ा हो चुका है, इसे इस तरह से ऊपर से डालेंगे हम, और ज़्यादा नहीं डालेंगे कि हमारी चिकन जो है वो नरम ना हो जाए। और ये हो गया बिल्कुल तैयार। अब आ जाते हैं हम ड्रिंक की तरफ। तो ड्रिंक बनाने के लिए हम क्या लेंगे? खूबसूरत लग रहा है, खाने में बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे हम ले रहे हैं टैंग का लेमन पेपर। लेमन पेपर, और इसके हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच। जग में पहले से मैंने डाली हुई है ठंडी ठंडी बर्फ़, ताकि हमारी ड्रिंक बने बड़ी मज़ेदार ठंडी ठंडी। तो हम लेमोनेड बना रहे हैं। इस टैंग के साथ क्या बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे वाटरमेलन है, बहुत आया हुआ है,
और बहुत पसंद किया जाता है लोगों को। तो हम वाटरमेलन डाल देते हैं इसमें और इसके बनाएंगे हम लेमोनेड। तो हमें और चीज़ें डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर घर में आपके नींबू वगैरह नहीं है तो आप यही डाल के। तो ये तो वाटरमेलन से बन रहा है ना, तो फिर ये वाटरमेलनेड क्यों नहीं हुआ जी, लेमनेड क्यों? वाटरमेलन लेमोनेड ही है। मैं तो कोई सवाल पूछती हूँ तो अवैस का हासा निकल जाता है। नाजरीन पता नहीं मुझे इस दुनिया में क्यों नहीं लोग सीरियसली लेते। मतलब लेमन से लेमनेड है तो मेलन से मेलनेड क्यों नहीं हो सकता? आखिरी 20 सेकंड है, इस पर आगे रिसर्च करेंगे, हम रिसर्च पेपर लिखेंगे। आयशा ड्रिंक बना लो जी, बना यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे कि ये क्यों वाटरमेलनेड है। जी आयशा, मैंने आज से मेलनेड कर दिया भाई। वाटरमेलन डाला, बर्फ डाली और बस दैट्स इट। वाटर में हाँ, और नहीं, और ये डाला हमने टैंक, और इस तरह से हमारा वाटरमेलन लेमोनेड तैयार हुआ है, मजेदार। वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। आज बड़ी जबरदस्त आपने डिशेस बनाई, ये आप ले जाकर रखें और फिर खुद ही खा लीजिए। नाजरीन, आज हम आयशा का शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर इनसे भी मुलाकात करेंगे, आपसे भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त हुआ है, इस्लामाबाद की इफ्तार की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं हमारा प्यारा सा सेगमेंट रोज़ा खुशाई की तरफ और देखते हैं आज कौन से बच्चों ने हमें तस्वीरें भेजी हैं। चलें जी, लगाएं, बच्चों की तस्वीरें दिखाएं। कौन है पहली तस्वीर? अलीशा दुबई से। तो फ्रूट बास्केट के साथ इन्होंने तस्वीर भेज दी है, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, खाने की बात। अलीजा भी दुबई से, ये उनकी बहन होगी मुझे लगता है, दुबई से। इन्होंने जो है ये रोज़ा खोलेंगी ना, चीज़ है। गुड। बरीरा महमूद रावलपिंडी से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। हुमा पेनहोर लाड़काना से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी देखें रोज़ा रखा। मीरब फातिमा खानेवाल से हैं जी, ये भी रोज़े से हैं। मोहम्मद आरिफ सदैम इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। बड़े मुश्किल नाम आ रहे हैं। मोहम्मद अयान दुबई से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी रोज़ा रखा। मोहम्मद अयान के बाद शेख रमजान, इनका तो नाम ही रमजान है, लाहौर से इनका ताल्लुक। यही बच्चे थे, आज इन्हीं की रोज़ा खुशाई है, बहुत मुबारक हो इनको। इनका रोज़ा भी अल्लाह ताला इनकी भी इबादतें कबूल फरमाएं और हमारी भी इबादतें कबूल फरमाएं। अब आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट बसीरत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन व सामईन, आज मेरे सामने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ बातों की वसीहत और नसीहत फरमाई है। इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, ये आशरा मग़फ़िरत का आशरा है, बड़े थोड़े दिन रह गए हैं। आइए अपने अल्लाह से मग़फ़िरत मांग लें। कुरान करीम में फ़रमाया गया है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से माफ़ी मांग लो, वो बख्शने वाला है, वो तुम्हें बख्श देगा। उसके दरवाजे पे आके नदामत से माफ़ी तलब कर लो। एक बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर इंसान में माफ़ी मांगने का जज्बा हो जाए, अपने गुनाहों पे नदामत का जज्बा हो जाए, तो वो सिर्फ़ अपने दिल से अगर एक बार कह दे, सिद्क़ के दिल के साथ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो रब्बे करीम अपनी मग़फ़िरत अता फ़रमा देते हैं। वो हमारा खालिक व मालिक है, उसने अपनी मग़फ़िरत के दरवाज़े खोले हुए हैं। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल, करम और रहम अता फ़रमा दे। जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई 10 बातें, उनमें से सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। अगरचे तुमको कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कामिल यकीन रखना कि वही खालिक, वही मालिक, वही राज़िक, वही औलाद देने वाला, वही मुश्किलों से निकालने वाला, वही हाजत रवाई करने वाला, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। अल्लाह ने जहां अपनी तौहीद को बयान किया वहीं माँ बाप का जिक्र किया।
कुरान करीम में भी फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, कोई उन दोनों में से बूढ़ा हो जाए या एक बूढ़ा हो जाए, उफ भी ना कहो। आज हम इसमें खोए होते हैं। माँ आवाज़ दे रही है, बाप आवाज़ दे रहा है, नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनसे जाके दुआएं लो। माँ बाप की दुआ तमाम दुआओं से पहले रब के दरबार में कबूल होती है। आज की ट्रांसमिशन में नाजरीन इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।